Hello students, today I am going to start 12th class physics. First chapter electric charges and field का important topic electric flux. Student ये topic बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन जेईई और नीट में भी इससे कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने टॉपिक क्लास में बोर्ड के साइड में लिख रखा है। यह आपका टॉपिक है। एरिया वेक्टर में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं आता है एरिया वेक्टर तो आप एरिया वेक्टर जाके सर्च करें और उसको अच्छे से देख लें, ताकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जहाँ पर डायरेक्शन का खेल होगा, जहाँ पर एरिया वेक्टर देखना होगा सरफेस पे, वो आसानी से आपको समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने लिख रखा है बर्निंग टॉपिक फॉर IT हियर नीट एंड जेईई। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कंटिन्यूसली आ रहा है वो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन रहता ही है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा और आप इस वीडियो के अंत तक देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा। आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके को करने की कैपेबिलिटी बढ़ चुकी होगी। इसी पॉजिटिविटी के साथ स्टूडेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की शुरुआत और समझते हैं क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है स्टूडेंट। पहले मैं डेफिनेशन आपको बता दूं, फिर उसके सिग्निफिकेंस में चलते हैं, कैसे वो आपको फील होगा। मैं आपको फील दिलाता हूं, फिर आप समझोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत आसान है। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular to the plane of surface। तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है पहले मैं आपको समझा दूं। एक पॉइंट यहाँ सुना, आपको ये समझने की जरूरत है कि पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी बनना है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर पास हो रही हूँ। तो ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे कैसे और सरफेस का परपेंडिकुलर कैसे देखोगे। आप देखो, ये आपके पास एक कॉपी है और इस कॉपी का प्लेन ये है और इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? आप देखोगे एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हो गया। और आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास हो रही हैं, वो अपवर्ड जा रही हैं। ऐसा हमने मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा है, नॉर्मली पास हो रही हैं, इस सरफेस से ऊपर निकल रही हैं। तो आप यहाँ पे जरा सोचो एंगल कितना होगा, एंगल कितना है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच। आपको लग रहा होगा, सोचिए आप, नॉर्मल है, इस सरफेस का नॉर्मल ये हो गया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नॉर्मली पास हो रही हैं इस सरफेस के। अब जब नॉर्मली पास हो रही हैं और एरिया वेक्टर ऐसे है, सपोज करिए आपके पास दो मार्कर में ले लिए, एक शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को और एक शो कर रहा है इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर को। दोनों के बीच कितना एंगल होगा? यस स्टूडेंट, दोनों के बीच एंगल होगा 0। ओके, दोनों के बीच एंगल होगा तब आपको फ्लक्स मिल रहा है। दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 है, तब आपको फ्लक्स स्टूडेंट मिल रहा है। अच्छा, अब आप यहाँ सोचिए कि एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच 0 है और आपको फ्लक्स मिल रहा, तो आप क्या करोगे? साइन थीटा यूज करोगे ई और ए के साथ, एरिया वेक्टर के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ। यहां पर आप क्या यूज करोगे? साइन थीटा यूज करोगे या फिर कॉस थीटा यूज करोगे या फिर टेन थीटा यूज करोगे? थोड़ा सा सोचो, ऐसा क्या करें कि थीटा की वैल्यू 0 पुट करें और हमारा रिजल्ट आए, मतलब फ्लक्स आपको मिले। तो आप अगर 0 पुट करो, साइन थीटा ले लो ई और ई के साथ, ई और ए के साथ क्या ले लो? साइन थीटा ले लो। तो मतलब अगर आप ऐसा लिखो ई ए
साइन थीटा, तब आपको फ्लक्स नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। जब थीटा की वैल्यू 0 है और आप क्या कर रहे हो, क्योंकि डेफिनेशन कर रही, मैं नहीं कर रहा हूँ, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू प्लेन ऑफ सरफेस, इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर पास हूँ, तो मैंने सोच लिया कि इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 0 है, तब आपको फ्लक्स मिल रहा है। अब इसकी फीलिंग के लिए देखा मैंने कि हमने साइन कॉस टेन सब पे रिसर्च करना शुरू किया, तो क्या देखा, साइन थीटा की जब थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं। फिर 10 हमने यूज करके देखा, 10 यूज करके देखा तो ई ए टेन थीटा। अब 10 0 भी पुट करोगे तो क्या आएगा, 10 0 पुट करोगे तो भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो दो चीजें, एक चीज तो क्लियर हो ही गई, आपको एक रिजल्ट मिलने जा रहा है कि साइन थीटा और टेन थीटा नहीं होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में, क्या होगा? अब देखो जरा, कॉस थीटा अगर पुट करते ई ए कॉस थीटा, तो आप देख रहे हो कॉस थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा ई ए, मतलब आपको यहां से फ्लक्स मिलने लगेगा। स्टूडेंट, एक चीज की फीलिंग आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में कॉस थीटा आने वाला है, आ गई ना? अच्छा, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऊपर है, मतलब लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है नॉर्मली सरफेस के पास हो रही हैं, तो मैंने इसका एरिया वेक्टर देखा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, तो मैंने सोचा कि फ्लक्स मिल रहा है। फ्लक्स तभी मिल सकता है, कब मिल सकता है? तब मिल सकता है जब हम साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा के साथ रिलेट करें और थीटा की वैल्यू 0 पुट करें, तो देखा साइन थीटा के साथ और टेन थीटा के साथ स्टूडेंट आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर मिल नहीं रहा, आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जबकि डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, अब ऐसा नहीं। जब नहीं मिला तो हम चले गए कॉस के साथ, जब कॉस के साथ गए तो क्या देखा, रिजल्ट मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में कॉस थीटा आने वाला है। ओके, नाउ आई एम क्लियरिंग यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ओके, हियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। देखिए, इस पे भी रिसर्च हो चुका है और देखा गया है ये 3 फैक्टर्स पे ही डिपेंड कर रहा है। एक फैक्टर तो मैंने क्लियर कर दिया, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब थीटा, आपको थीटा की वैल्यू क्या रखनी थी कि फ्लक्स मिले, और थीटा की वैल्यू क्या रखोगे 0 मिले, अभी आपको मैं क्लियर करता हूँ। ओके, फर्स्ट आपके पास जो पॉइंट है, फैक्टर है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ई होती है, अगर आप ई बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, फाई अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। मतलब आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बढ़ा दीजिए, ओके, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। मैं आपको क्लियर करता हूं, पहले पॉइंट बता दूं। दूसरा, एरिया ऑफ प्लेन सरफेस। एरिया ऑफ प्लेन सरफेस ये होता है स्टूडेंट ए। अगर आप एरिया बढ़ा दो तो भी फ्लक्स बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? फ्लक्स बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट, ओरिएंटेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ओके, ये तो क्लियर हो गया कि साइन थीटा टेन थीटा नहीं होगा, ई और ए के साथ अगर फ्लक्स चाहिए तो केवल कॉस थीटा होगा। एक चीज से और अच्छी फीलिंग मिल जाती है, अगर ई और ए के साथ कॉस थीटा आ गया तो डेफिनेटली ई ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ई डॉट ए। ई डॉट ए इंडिकेट करता है कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट शो करता है कि क्वांटिटी हमारी स्केलर है। तो 2 क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएंगे स्टूडेंट। मैंने यहाँ लिख रखा है विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोल दिया आपसे पहले ही कि ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एरिया वेक्टर आपको क्लियर होना चाहिए और मैंने अच्छे से क्लियर किया हुआ है। एरिया वेक्टर का वीडियो बना करके उसमें बताया भी है कि कब डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, कब इनवर्ड होगी, 2D के केस में क्या होता है, 3D के केस में क्या होता है, सरफेस ओपन हो तो क्या होगा, सरफेस क्लोज हो तो क्या होगा, एवरीथिंग। आप अच्छे से वहाँ देख लो ताकि डायरेक्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आपको मिल गई।
और एक आंसर और मिल गया, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कॉस थीटा के साथ आ रहा है, तो ई डी ए कॉस थीटा मीन्स ई डॉट ए शो करता है स्केलर प्रोडक्ट, तो अभी मैं कराऊंगा, लेकिन फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन एक चीज़ तो क्लियर हो ही गई कि ये स्केलर प्रोडक्ट होगा। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट होगा तो स्केलर क्वांटिटी होगी। नाउ आई रब इट। ओके, अब इसकी फीलिंग ले लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या कर दो, स्ट्रॉन्ग कर दो। ओके, देखिए मैंने क्या किया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास कितनी हो रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये प्लेन सरफेस है। तो आप देखोगे जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती हैं, फील्ड जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सरफेस से पास होती हैं, वो उसका जो मेजरमेंट है वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ जो फाई ई होगा बेटा वो होगा 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। आप यूनिट लिख दोगे। अगर मैं डेंसिटी बढ़ा दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की, एरिया यही रहे, प्लेन सरफेस का एरिया वही है। अब मैंने क्या किया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मैंने बढ़ा दी। आप क्या देख रहे हो, फाई ई की वैल्यू हो गई 4। इसका मतलब जो फाई है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पर। दूसरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इस फील्ड लाइंस में एरिया है ये, ठीक। तो यहाँ फाई कितना होगा, 3 लाइंस हैं पास हो रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई 3। अगर मैं एरिया बढ़ा दूं, फील्ड लाइंस वही रहें, तो देखोगे ये आप यहां देख रहे हो कि एरिया मैंने बढ़ा दिया तब भी बढ़ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 2 3 4 5, यहां से आ गया 5। आप यूनिट अभी मैं सिखाऊंगा, आप यूनिट लिखना सीख जाएंगे। तो 2 फैक्टर तो समझ में आए। पहला फैक्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का, वो क्लियर हो गया, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा होगा एरिया प्लेन सरफेस, ये भी क्लियर हो गया। ओके, अब मैं तीसरा लेता हूँ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन के लिए मैंने बताया कि अगर ये प्लेन सरफेस है तो इस प्लेन सरफेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये है डायरेक्शन ए की। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सरफेस। मैंने क्या बोला था, ये आपके पास नॉर्मल है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर जा रही हैं। इस सरफेस का भी जो एरिया वेक्टर होगा वो भी अपवर्ड होगा, तो अपवर्ड करिए इसको, तो इसी डायरेक्शन में होगा ए वेक्टर। अब आपको यहां से फ्लक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, फ्लक्स यहां से मिलने वाला है, फ्लक्स ऑब्टेन होगा, ऑब्टेन, यहां से फ्लक्स ऑब्टेन होगा। अब ऑब्टेन होगा, लेकिन अगर क्या कर दो, इसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर जा रही होती और आप ऐसे कर देते, इसको क्या करते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर जा रही हैं और आपने एरिया वेक्टर ऐसे कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर, मैंने ऐसे कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर हो गई और मैं ये हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर जा रही हैं। इस प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा बेटा ऐसे। अब दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 90। अब 90 आ गया तो क्या देख रहे हो, मैंने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। अगर ये एरिया वेक्टर इधर हो जाए तो आप क्या देखोगे, इस केस में तो रिजल्ट आ रहा, इस केस में रिजल्ट क्या आएगा, इस केस में रिजल्ट 0 हो जाएगा, मतलब फाई 0 हो जाएगा। अगर थीटा पे डिपेंड कर रहा है फ्लक्स, तो इसका मतलब है कि वो ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा। अभी मैं इसकी न्यूमेरिकल्स लूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नाउ वी कैन राइट, कि ये क्या हो गया, ये डिपेंड कर रहा है, फाई ई डिपेंड कर रहा है ई पर, एक रिलेशन। दूसरा, फाई ई डिपेंड कर रहा है ए पर, और थर्ड डिपेंड कर रहा है थीटा पे। और थीटा भी कैसा, कॉस के साथ वाला, वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। फाई ई डिपेंड कर रहा है कॉस थीटा के साथ, ओरिएंटेशन है वो कॉस के साथ है। इसका मतलब मैं तीनों को मिलाऊंगा और एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 3 क्वांटिटीज पे ही डिपेंड है, ये 3 फैक्टर्स पे ही डिपेंड है। और के की प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे, वहाँ के की वैल्यू 1 पुट करोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा। नाउ वी कैन राइट
ऑन द बेसिस ऑफ above 3 फैक्टर्स। क्या लिखोगे बेटा आप? यहां देखोगे फाई ई इज इक्वल टू आएगा ई ए कॉस थीटा, ये मिल गया। अगर ई ए कॉस थीटा आ गया तो आप लिख सकते हो फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। समझ में आया? क्योंकि कॉस थीटा शो करता है स्केलर प्रोडक्ट को। अब ये स्केलर प्रोडक्ट आ गया, यहाँ से आप एक डेफिनेशन भी बना सकते हो। क्या होता है? यहाँ से डेफिनेशन दे सकते हो। और पहले मैं थीटा बता दूं, वेयर थीटा बी द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये आप जरूर याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे न्यूमेरिकल भी आपको मिलते हैं। इसी पे न्यूमेरिकल मिलता है नीट और जेई में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको याद रखना है आपको। कैसे लगेगा वो मैं सिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ से डेफिनेशन क्या बन सकती है? आप डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो क्या हो सकता है यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined as the scalar product of electric field vector E and area vector. Simple definition. ओके स्टूडेंट, तो आप इसको बताएं या इसको बताएं, दोनों करेक्ट है। एक डेफिनेशन मैं आपको और सिखाता हूं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसकी क्या होती है फीलिंग, वो आपने देख लिया। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है वो भी आपने देख लिया। और आपको एक नई डेफिनेशन और मालूम हो गई। क्या मालूम हो गई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। नाउ अगर ये चीज क्लियर हो जाए स्टूडेंट, तो एक यहाँ से डेफिनेशन और आसानी से बना सकते हो, क्योंकि आप ये मालूम कर चुके हो कि फाई ई इज इक्वल टू हो गया ई ए कॉस थीटा। तो ये तो ए एरिया के लिए है। अगर मैं छोटा एरिया ले लूँ, स्मॉल एलिमेंट एरिया ले लूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से फॉर स्मॉल एरिया ऑफ एलिमेंट ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ प्लेन ऑफ सरफेस। बुक्स में ये भी बेटा डेफिनेशन मिलती है आपको। आप जब देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल के फॉर्म में होगा। तो वो किसका इंटीग्रल होता है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए, फॉर स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ प्लेन ऑफ सरफेस क्या लिखोगे? स्मॉल है तो डी फाई कर लोगे, डी फाई ई वैसे ही रहेगा। क्या लिखोगे इसको लिखोगे ई डॉट डी ए, छोटे के लिए है ये, ठीक है। अब आपने देखा ऐसा, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ से ये चीज आ गई। अच्छा, अगर आप कंप्लीट चाहते, यहीं से कंप्लीट सरफेस के लिए चाहते तो क्या लिख सकते थे? इसको ऐसा भी लिख सकते थे फाई ई इज इक्वल टू क्लो, ये हो गया आपके पास सरफेस इंटीग्रेशन। क्या हो गया? सरफेस एरिया में सरफेस करोगे तो सरफेस इंटीग्रेशन ए होगा और यहाँ आएगा ई डॉट डी। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। तो अब आप लिखोगे क्या स्टूडेंट? उसकी डेफिनेशन यहाँ से कैसे डिफाइन करोगे? आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, ये दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हो इस फॉर्मूले के बेसिस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज surface integral of electric field over that surface। ओके स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन एक और आपने अडॉप्ट कर ली इस फॉर्मूले के बेसिस पे। तो आपको अब 3 डेफिनेशन मिल गए स्टूडेंट। पहली तो सिंपल हो गई, converter of measure of electric field lines passing through normally are perpendicular to the plane of surface। दूसरा आपने देखा स्केलर प्रोडक्ट के टर्म में दे दिया कि इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। और थर्ड डेफिनेशन आपने बना दी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ, क्या लिखेंगे?
सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस सफिशिएंट है। यहाँ तक आपने कर दिया। अब आपको स्टूडेंट क्या चाहिए, अब चाहिए यहाँ क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसी हो गई, आप क्वांटिटी देख रहे हो, क्वांटिटी के लिए आपको मैंने पहले ही फीलिंग दे दी, कॉस पे जा रहा है तो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है ये, ओके स्केलर मिल गया। फिर आपको चाहिए क्या, यहाँ पे चाहिए यूनिट, क्या चाहिए यूनिट। यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट। कभी कभी जो चलन में यूनिट है उससे थोड़ा हट की यूनिट पूछी जाती है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए फाई ई इज इक्वल टू ई ए, ओके। अब यहाँ से जरा देखो ई की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, फाई ई इज इक्वल टू आएगा, इसका आता है न्यूटन पर कूलम, इसका आएगा मीटर स्क्वायर। तो एक तो ये यूनिट हो गई। दूसरा देखिए न्यूटन मीटर को क्या ले सकते हो, न्यूटन मीटर होता है जूल, तो न्यूटन मीटर जूल हो गया। एक और मीटर बचा, ये आ गया, एक ही आंसर आ गया। एक और बना सकते हो कि ई की जो यूनिट है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और होती है, ई इक्वल टू वी बाई डी, मतलब वोल्ट पर मीटर भी होता है, ओके। तो यहाँ जो यूनिट होती है ये भी वोल्ट पर मीटर होती है। तो आप जब लिखोगे वोल्ट पर मीटर, इसका लिखोगे वोल्ट पर मीटर, एक मीटर कैंसिल होगा, तो यहाँ से आ जाएगा वोल्ट मीटर। तो आपको ये यूनिट्स याद रखनी है स्टूडेंट, ओके। नाउ वी टेक द डायमेंशन फॉर्मूला। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला, आप जो डायमेंशन फॉर्मूला देखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे, E इज इक्वल टू सॉरी फाई E इज इक्वल टू होता है ई ए, तो E का होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और यहाँ से होगा ए, ठीक। अब F का कितना होता है, एम एल टी पावर -2। मैंने फर्स्ट ईयर में ये खूब बताया है कि आप अगर डाउट हो रहा है कि कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ते हैं तो अभी भी आप पढ़ सकते हो। आप मेरा वीडियो डायमेंशनल एनालिसिस का पहला वीडियो आप सर्च करिए, देखिए, वहाँ से मैंने डायमेंशनल कैसे फॉर्मूले डिराइव करते हैं, कैसे उनका जनरेशन होता है, कैसे आप सोचोगे, मैंने पूरी डेप्थ बताई है, ओके स्टूडेंट्स। अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो दैट्स गुड, वैसे होना नहीं चाहिए, अगर है तो आप पहले दूर कर लो, क्योंकि डायमेंशन से एक क्वेश्चन भी जेईई और नीट में रहता है, और ये मत सोचना कि वो 11 का है तो नहीं आना चाहिए, आना चाहिए आपको, ओके। हियर डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, दिस डायमेंशन फार्मूला ऑफ एरिया, एरिया इज एल स्क्वायर। नाउ हियर क्यू, क्यू क्या होता है बेटा, क्यू इक्वल टू होता है आई टी। अब चाहे चार्ज क्यू नॉट हो चाहे क्यू हो, तो ये डायमेंशन फार्मूला क्या दे देगा, ए आई फॉर एम्पियर, टी फॉर टाइम, इट गिव्स 80 स्क्वायर ब्रैकेट में, तो मैंने लिख दिया 80, और यहाँ से जब करोगे इसको तो क्या आएगा, एम एल क्यूब, और यहाँ से जाएगा टी पावर -3, ये ऊपर जाएगा, ये आ गया इतना। तो आपको यहाँ तक मालूम होना चाहिए। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसमें, तो इसको नोट कर लीजिए। अब मुझे बात करनी है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, yes student, types of electric flux, it is are 3 types, it is are 3 types। पहला क्या होगा, पहला होगा पॉजिटिव, सेकंड क्या होगा नेगेटिव फ्लक्स, थर्ड क्या होगा जीरो। अब पॉजिटिव नेगेटिव कोई डेफिनेशन नहीं है, आप समझ सकते हो, मैंने ऐसा कोई क्लोज सरफेस दे दिया, ठीक है, इसका समझना बहुत आसान है। अगर यहाँ पर E वेक्टर, इफ E वेक्टर एंड एरिया वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ऐसा हो जाए देन फाई ई विल बी 0। कुछ नहीं करना है, आपको देखना है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, क्या होगा, एक ऐसे हो जाए एरिया वेक्टर और ये हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दोनों ऐसे हो जाएं तो आप फॉर्मूला यूज करोगे फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, पुट करोगे रिजल्ट 0 ही आना है, ओके। नाउ हियर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लीविंग द सरफेस, यहाँ पे क्या होगा,
इंटरिंग द सरफेस। यहां पे फ्लक्स पॉजिटिव आने वाला है, फाई ई पॉजिटिव, यहां पर फाई ई क्या होगा, नेगेटिव। ये आप खाली बना लो, आपको समझना है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस leaving the surface, leaving the closed surface, phi e will be positive. Okay, यहाँ क्या होगा, if electric field lines entering the closed surface, entering the closed surface, phi will be नेगेटिव। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ये इसके लिए और ये इसके लिए। थर्ड के लिए आप समझ गए कि ई और ए वेक्टर और ई वेक्टर और ए वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो उस केस में क्या आने वाला है, उस केस में फ्लक्स जो आएगा वो स्टूडेंट जीरो आ जाएगा। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड केस। व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट केसेस? क्योंकि केस को लेकर के स्टूडेंट जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था, और मैं शायद ऐसा कंफ्यूजन आपको होगा तो ये वीडियो आपका जरूर दूर कर देगा। ओके स्टूडेंट, मैं कंडीशन देता हूँ, आप फिर मुझे बताइए। केस फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, प्लेन ऑफ सरफेस। सोचो स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी? कि सर थीटा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस है, तो थीटा तो 90 होगा, ऐसा सोच रहे होंगे। ऐसा अगर सोच रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट गलत है। आपको मैंने सिखाया थीटा क्या होता है, थीटा विद द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। ए क्या होता है, ए वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सरफेस। ओके, तो यहाँ पर जब बात होगी परपेंडिकुलर, जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे होगे तो आप सोचना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है। हम नॉर्मली परपेंडिकुलर को 90 समझते हैं, जबकि यहाँ का केस क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब जैसे ये है कॉपी, इस कॉपी में क्या कह रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, और एरिया वेक्टर कहाँ है, वो भी इसके परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना हुआ। तो ये याद रखना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है। अगर ये कंफ्यूजन बना रहा तो इस तरह इस टॉपिक पे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होंगे स्टूडेंट। ओके, हियर दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, फाई ई विल बी ई ए कॉस 0, यहां से आपको मिलेगा ई ए। ओके, दूसरा केस क्या आता है, केस फर्स्ट है, केस सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सरफेस, प्लेन ऑफ सरफेस। आप क्या सोचते हो, अगर पैरेलल हो जाए तो फिर शायद कंफ्यूजन होगा, पैरेलल का तो मतलब 0 होता है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, इस सरफेस के पैरेलल हैं, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ये तो हो गई फील्ड लाइंस जो पैरेलल है इसके, रुक जाओ भैया, ऐसा, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, अपवर्ड। अब एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में, 90। तो यहाँ स्टूडेंट ये आएगा थीटा की वैल्यू 90, देन फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए cos 90, इट विल बी 0। ओके, ये दो केसेस हैं। अब नेगेटिव आना होगा तो आप क्या करोगे, वो मैं न्यूमेरिकल में समझाने जा रहा हूं। नेगेटिव का केस ये होगा कि अगर जो ई और ए हैं वो दोनों कैसे हो जाएं, एंटी पैरेलल हो जाएं। मैं लिख देता हूं केस नंबर 3 भी, केस 3, इफ
ई वेक्टर एंड ए वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब क्या कहा होगा फ्लक्स? फ्लक्स होगा यहाँ पर ईच अदर, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180। अब फ्लक्स क्या होगा? फाई ई इज इक्वल टू आएगा ई ए कॉस 180, और इस कंडीशन पे फाई ए की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस, क्योंकि इसकी वैल्यू कॉस 180 की -1 होती है, तो यहाँ से आएगा ई ए। तो आप देख रहे हो ये केसेस आपको न्यूमेरिकल में स्टूडेंट मिलने वाले हैं, तो आप इनको नोट कर लो। फिर मैं उसके बाद आपको सिखाता हूँ मेनी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं पहला क्वेश्चन बहुत आसान लेता हूं जिससे आप आसानी से कर पाओ। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या? मैंने एक क्लोज सरफेस बनाया, इट इज अ क्लोज सरफेस। ओके, अब इस क्लोज सरफेस में इधर फील्ड लाइंस आ रही हैं, इधर फील्ड लाइंस जा रही हैं। मैंने लिखा यहाँ 10,000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं और 20,000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। ये लीविंग द सरफेस है और ये इंटरिंग द सरफेस है। ओके, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं और इतनी बाहर जा रही हैं। आपको फाइंड करना है, फाइंड फाई ई थ्रू क्लोज्ड सरफेस। क्या होगा यहाँ से? बहुत सिंपल है सॉल्यूशन बेटा। फाई ई इज इक्वल टू कितना आने वाला है? एक फ्लक्स इसकी वजह से बनेगा, एक फ्लक्स इसकी वजह से बनेगा। हमने मान लिया इसकी वजह से फ्लक्स बना फाई 1 और इसकी वजह से फ्लक्स बना फाई 2। तो कौन सा फ्लक्स पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, ये आपको सोचना है। मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इंटर कर रही हैं तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। तो इसकी वजह से फ्लक्स हो गया नेगेटिव, इसकी वजह से फ्लक्स नेगेटिव हो गया। और जो बाहर जा रही होगी फील्ड लाइंस तो फ्लक्स होता है पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? आप देखोगे कि फाई 2 माइनस फाई 1 हो गया। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया आपको? ये आ गया 20,000 माइनस 10,000। तो यहाँ से आंसर लिखोगे आप फाई ई इज इक्वल टू कितना आ गया? 10,000। इसकी यूनिट लिख दीजिए, वोल्ट मीटर या न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, कुछ भी लिख दीजिए, ये आंसर हो जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल। नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, मैं एक सीधा फॉर्मूले पे ले लेता हूं। फाइंड फाई ई, ओके, एंड ई इज इक्वल टू गिवन है आपको 2i प्लस 3j और ए वेक्टर आपको गिवन है एरिया वेक्टर 4j। अब आपको फाइंड करना है। तो सिंपल ये स्केलर प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आ गया। तो फाई ई इज इक्वल टू आप क्या करोगे? लिखोगे ई डॉट ए वेक्टर, यहाँ वैल्यू पुट करोगे 2i प्लस 3j, ओके, डॉट और क्या आएगा आपके पास? ये आएगा 4j कैप। अब आप देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 4 जा 8, यहाँ पे आएगा i डॉट j, यहाँ पे आएगा ये आएगा 12 और यहाँ पे आने वाला है j डॉट j। ओके, अब आप ऐसा नहीं डायरेक्टली देते कि हाँ 12 हो जाएगा आंसर, वो गलत होता। आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दीजिए, यहाँ साइड में लिखिए भी, क्या लिखिए कि i डॉट j हो या j डॉट k हो या k डॉट i हो, इन सब की वैल्यू 0 होती है। अगर सेम हो जाए, i डॉट i हो जाए, j डॉट j हो जाए या k डॉट k हो जाए, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ का रिजल्ट तो हो गया 0 प्लस इसका आंसर आएगा 12, ओके। तो यहाँ से 12 और इसकी यूनिट होगी वोल्ट मीटर। तो आपने यहाँ से सिंपली चाहे आप ये यूनिट लिखो और चाहे तो फिर आप फाई ई इज इक्वल टू 12 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। करेक्ट है दोनों। ओके स्टूडेंट, नोट इट। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्या करता हूँ मैं? यू हैव सपोज साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू 0.5 मीटर। कितनी है आपके पास?
साइड ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू 0.5 मीटर, इतना दे दिया मैंने। इन इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन, और आपको ई गिवन है, ई इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। फाइंड फाई ई, आपको यहाँ से फाई ई निकालना है। मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ पहले, फिर आपको इस तरह इस पैटर्न पे कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो भी हिंट दे देता हूँ। ओके, पहले इसका सॉल्यूशन देखिए आप, क्या आएगा सॉल्यूशन। अब आप देखोगे पहले ए मालूम है तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए इक्वल टू होगा ए स्क्वायर, तो यहाँ देखोगे 0.5 इंटू 0.5, ये हो गया 0.25 मीटर स्क्वायर। अब ये है किसमें, एक्स वाई प्लेन में, इन एक्स वाई प्लेन क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में एरिया वेक्टर क्या होगा, एक्स वाई दिया है, फिर कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले एरिया वेक्टर पे आप कमांड कर लो। एक्स वाई प्लेन दिया है तो एक्स और वाई को छोड़ के तीसरे वाले पे बात करेंगे, जो दो दिए जाए उनको छोड़ दो, डायरेक्शन तीसरे के साथ होगी। ओके, अब लेकिन फिर कंफ्यूजन होगा कि इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा, फिलहाल अभी जानो, कुछ भी लिख दो, 2D के केस में सब करेक्ट है, लेकिन अच्छा समझना चाहते हो तो देखना पड़ेगा। एरिया वेक्टर ओके, एक्स वाई प्लेन में क्या आएगा, एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया की पहले तो मैग्नीट्यूड लिखोगे, फिर डायरेक्शन लिखोगे। यहाँ एरिया आपके पास 0.25 है, अच्छा डायरेक्शन क्या होगी, एक्स वाई में है तो यहाँ पे के कैप हो जाएगा के कैप आ जाएगा। अब यहाँ के कैप जब आपको मिल गया, अब आपको क्या चाहिए, फ्लक्स चाहिए। ई मालूम है, गिवन है क्या, गिवन दैट ई इज इक्वल टू 2i प्लस 3j गिवन है। अब यहाँ से फाई ई निकालना आसान है, ई डॉट ए वेक्टर, तो आप देखोगे 2i प्लस 3j इन डॉट 0.25 के कैप। अब आप यहाँ से देख रहे हो फाई ई की वैल्यू क्या होगी, आप मल्टीप्लाई करो इसके साथ 2 इंटू 0.25 इंटू आई डॉट के, फिर देखोगे 3 इंटू 0.25 इंटू जे डॉट के कैप। तो आपको ये मालूम हो गया आई डॉट के हो या जे डॉट के हो, अगर अलग अलग होते हैं तो उनका आंसर 0 आता है, तो यहाँ से आंसर टोटल 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बेटा अब एक्स वाई प्लेन के अलावा हो सकता था आपको देते क्या, ये वाई जेड प्लेन होता, हो सकता है ये प्लेन क्या होता, जेड एक्स प्लेन हो जाता। अब ये प्लेन अगर अलग अलग होते तो आप कर सकते थे वाई जेड प्लेन में रख लेते इसको, फिर जेड एक्स प्लेन में रख लेते और वैल्यू पुट करते तो वैल्यू आसानी से आ जाती। ओके बेटा, नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको केयरफुली करना है। नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। ओके, नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 4। बेटा अब मैं डायरेक्शन पे आने वाला हूँ कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे। सपोज करिए मैंने आपको दे दिया ये एक स्क्वायर प्लेन सरफेस हो गया, और इस प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो ये है, एरिया वेक्टर, और जो फील्ड लाइन जा रही हैं वो जा रही हैं ऐसे। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। अब देखोगे ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट हो गया O, और ये एंगल दे दिया मैंने 30 डिग्री। ठीक, अब आपको फाइंड करना है, फाइंड फाई ई। ओके, आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखोगे जो फाई ई की वैल्यू आती है वो ई ए कॉस थीटा होता है। तो मैंने बोला था कि आप थीटा पढ़ना सीख जाओ, सीख जाओ, और थीटा की वैल्यू यहाँ क्या होने वाले स्टूडेंट, आप देखोगे ये नहीं लेना है आपको, इनके बीच में लेना है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि गलतियां यही होती हैं, देखा 30 और वैल्यू पुट किया 30, आंसर आ जाता है, वो गलत हो जाएगा। तो आपको पहले देखना है कि फाई ई काउंट करते समय थीटा कहाँ लेना है। आपने इनके बीच में थीटा ले लिया तो ये आएगा ई ए, और कॉस थीटा कितना आया, कॉस 60, यहाँ से हो गया ई ए 1/2, तो आंसर आया ई ए 1/2। हो सकता है आपको क्या मालूम होता, इसकी साइड मालूम होती, क्या होती, साइड मालूम होती। इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज
ए मीटर, क्या होती ए मीटर। तो यहाँ एरिया कितना हो जाता, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता ए स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते थे कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर अपॉन 2। हो सकता था कि आपको ई की भी वैल्यू दे देते, तो आप ई की वैल्यू पुट कर देते। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन मैं सेम पैटर्न पे और करा दूँ आपको। ये क्वेश्चन हो गया 4 नंबर और ये मैं करा देता हूँ 5। सपोज करिए आपके पास कुछ ऐसा सर्किल है, ठीक, और इस सर्किल में ये इसका सेंटर से पास होने वाली लाइन है, ये इसकी रेडियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये हो गया ई वेक्टर। अच्छा, अब मैंने ये एंगल आपको दिया कितना, ये दिया मैंने 30 डिग्री। ओके, अब आपको फाइंड करना है इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा। आप देखोगे एरिया वेक्टर होगा इस लाइन में, तो आपको फाई ई फाइंड करना है, फाइंड फाई ई। और यहाँ पे आर क्या है, आर विद द रेडियस ऑफ, आर विद द रेडियस ऑफ सर्किल। तो सर्किल का पहले तो आप क्या निकालोगे, सर्किल का पहले एरिया निकालो, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल निकालोगे तो ए इज इक्वल टू आएगा पाई आर स्क्वायर। हो सकता है बेटा किसी क्वेश्चन में आर की वैल्यू दे दी जाएगी तो आर कैलकुलेट कर लेना, आप जो आएगा रख देना। अच्छा, फाई ई कितना होगा, ई ए कॉस थीटा होगा। अब देखोगे ई कितना है नहीं मालूम, तो ई का मैग्नीट्यूड रख दिया। ए कितना है, पाई आर है, पाई आर स्क्वायर रख दिया। अब कॉस्टा देखो, कॉस्टा होगा इसके बीच का एंगल, कितना आएगा, ये एंगल आएगा 60 डिग्री। ओके, यहाँ देखोगे 90 माइनस 30, 90 माइनस 30, तो आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ आएगा cos 60, cos 60 पुट करोगे तो e पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2, तो यहाँ से आंसर मिल गया 1/2 पाई आर स्क्वायर ई। यहाँ से फाई ई की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन स्टूडेंट होते हैं। दो और वैरायटी के क्वेश्चन हैं, एक होता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक होता है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैं आपको दोनों करा दूं, इनको आप अच्छे से नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक नेक्स्ट। एक क्वेश्चन में बात करता हूं किसकी, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्वेश्चन फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आएगा, हमने दे दिया ई की जो वैल्यू है ई नॉट आई कैप है। ओके, आई कैप का मतलब इंडिकेशन हो गया कि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। अब मैंने आपको एक क्यूब दे दिया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड फाई ई थ्रू क्यूब। अब आपको क्यूब से जो भी रिलेटेड फ्लक्स होगा वो निकालना है। तो क्या करोगे आप यहाँ पर डिसाइड कर लो कि ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, और देखोगे यहीं पर होगा फिफ्थ नंबर जो इधर होगा, और इसी के साइड में पीछे साइड होगा 6 नंबर। ओके, अब क्या करोगे, फ्लक्स निकालो, फ्लक्स थ्रो 1, फ्लक्स थ्रो 1। तो 1 देखोगे तो फाई 1 आ जाएगा। फाई 1 के लिए क्या आएगा, इधर ही ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इधर ई है और इधर एरिया वेक्टर भी है। इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड 3D है ये, इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा, इसका एरिया वेक्टर नीचे आएगा। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर एक इसका इधर आएगा और 6 वाले का अंदर जाएगा। तो वहां से देखो फाई 1 निकालना है तो ई ए कॉस थीटा। अब जरा देखो फाई 1 के लिए ई और ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैं लिख सकता हूँ cos 0, तो यहाँ से आंसर आएगा ई ए आ गया। ठीक है, अब क्यूब की सारी साइड ए ए है, क्या है, ए ए साइड है। अगर सारी साइड ए ए हो जाए तो इसका आंसर आएगा कितना, ई ए, एरिया क्या होता है इसका, क्यूब का जो एरिया होगा, आप देखोगे एरिया लेंथ इनटू ब्रिक, तो यहाँ पे कर सकते थे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सपोज करिए आपको एरिया मालूम था तो आपने ई स्क्वायर कर दिया। अब आप क्या करो, अब आप यहाँ से देखो कि फ्लक्स थ्रो 1 क्या होगा, इसी प्रकार
सिमिलरली आप 2 के लिए निकालो, 2 का एरिया इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ से क्या आएगा ई ए कॉस 180। जब कॉस 180 देखोगे तो क्या मिलेगा, 180 देखोगे तो ई मिलेगा, ए मिलेगा और माइनस लग जाएगा 1, तो इसका मतलब आया ई और ए की वैल्यू ए स्क्वायर, और यहाँ से पुट करोगे तो क्या आएगा माइनस ई ए स्क्वायर आ गया। सिमिलरली फाई 3 देखोगे, फाई 3 में क्या होगा, ई ऊपर है, एरिया वेक्टर, सॉरी ये एरिया वेक्टर है, यहाँ पे ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब समझ रहे हो, एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों का एंगल 90, तो यहाँ 0। फाई 4 देखोगे नीचे, एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, आंसर 0। फाई 5 देखिए, एरिया वेक्टर उधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच में एंगल, ये भी 0। फाई 6 देखिए, तो फाई 6 में क्या होगा, फाई 6 अंदर है, 5 इधर है, फील्ड इधर है, तो एंगल 90 0। अब क्या हुआ, एरिया वेक्टर 6 के लिए अंदर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर, आंसर फिर 0 आएगा। तो आप देख रहे हो टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना आ जाएगा, सबको ऐड कर लीजिए, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। देख रहे हो ये और ये प्लस माइनस कट जाएंगे, ये तो 0 है, ऑलरेडी आपको आंसर 0 मिल जाएगा। ये तो केस सिंपल सा ऐसा हो गया। अगर इसी में क्या करो आप ऐसा ले लेते, एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, क्या हो जाता, मैं क्वेश्चन दूसरा बता देता हूँ, फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे स्टूडेंट, तो ये आएगा E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप। अब x की वैल्यू चेंज होगी तो E अपने आप वेरी करेगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, आप एग्जाम्पल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। कहीं हो सकता है ई नॉट की जगह पे लिखा हो 10x प्लस 5i, हो सकता है लिखा हो 2x प्लस 3i, ऐसा लिखा होगा। तो ये वैल्यू जो भी होगी एज इट इज रखना है। तो मैंने बना दिया फाइंड फाई नेट थ्रू क्लोज्ड थ्रू क्यूब। चलिए क्यूब और बना देता हूं मैं, यहाँ भी मैंने एक क्यूब दे दिया है। ओके बेटा, ये बन गया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप है, ये दे दिया गया। अब जरा देखो, ये आपके पास फर्स्ट हुआ, ये हुआ सेकंड, ये हुआ थर्ड, ये हुआ फोर्थ फेज, यही हुआ फिफ्थ फेज और यही हुआ सिक्स फेज। अब आपके सारे 6 फेजेस मिल गए। साइड आपको गिवन है, साइड कितनी है, साइड आपको मालूम है, साइड इज ए, साइड इज ए हो गया। अब जरा देखो, ये ए, ये सारी साइड ए है। इसका एरिया वेक्टर देखोगे तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसका एरिया वेक्टर देखोगे तो कहाँ आएगा, इधर जाएगा। इसका एरिया वेक्टर देखोगे कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है x इक्वल टू ए। ओके, अब आप देखो जरा सा, तो यहां से देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर जाएगा इधर, सारे देख लिए। इस वाले का एरिया वेक्टर इधर जाएगा, 6 वाले का इनसाइड जाएगा। जरा देखो यहां से, मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए, अब आपको निकालना है फ्लक्स थ्रू वन, फर्स्ट फेज थ्रू वन से देखोगे तो क्या आएगा, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फाई ई इज इक्वल टू आएगा ई ए कॉस 0। तो यहाँ से मिल गया आपको ई ए, तो फाई ये हो गया 1, तो फाई ई 1 का रिजल्ट कितना आया, चाहे आप ये लिखिए चाहे आप फाई 1 कर दीजिए। तो यहाँ से ई नॉट की वैल्यू, ई की वैल्यू कितनी है, ये आएगा ई नॉट एक्स, और ए कितना आएगा, एरिया ऑफ क्यूब, तो ए स्क्वायर हो गया। जरा यहाँ देखिए, ई नॉट एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू ए है। ये पहली साइड ऑलरेडी कितने पे है, एक्स इक्वल टू ए डिस्टेंस पे है, और ये कितना हो गया, यहाँ तक ए और ऐड हो गया इस सरफेस के लिए, क्योंकि ये जो साइड है यहाँ से यहाँ तक वो ऑलरेडी ए है, और ये साइड दे दी गई। ठीक, इस फेस के लिए बात कर रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक साइड कितनी है, ये देखो
ये साइड है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ए है, और ए और ऐड कर दिया तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2a। तो यहाँ से लिखोगे x, यहाँ 2a और यहाँ लिखोगे a स्क्वायर। स्टूडेंट अगेन फिर एक बार आप समझ लो इस चीज़ को कि x की वैल्यू क्या होनी है, x की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर 2a। क्यों? क्योंकि ये x है और ये भी x इक्वल टू a है और ये भी x इक्वल टू a है। ये हो जाएगा 2a³ ओके स्टूडेंट। और यूनिट आप लिखोगे न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से φ1 आपको निकल आएगा। ऐसा दूसरा देखोगे φ2, तो φ2 इसके लिए आएगा। जब इसके लिए देखोगे तो क्या आएगा, साइड अब की बार इस वाले के लिए इस फेस के लिए साइड कितनी, केवल ये x इक्वल टू a लगेगा। तो यहाँ से EA cos 180 लगाओगे क्योंकि एरिया वेक्टर इस साइड में है और फील्ड इस साइड में। तो यहाँ से आया E0 x एक जगह पे, और एक जगह पे आएगा a स्क्वायर, यहाँ आएगा -1। x की वैल्यू कितनी रखनी है, सिर्फ इस सरफेस के लिए। देखो इस सरफेस के लिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, तो x की वैल्यू हो गई a, E0 a और यहाँ से a स्क्वायर, तो यहाँ से आया -1, तो ये आ गया -E0 a³। ये आया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये φ2 आया। और सारे केसेस जो भी हैं इसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, चाहे 3 की बात करो चाहे 4 की बात करो, 5 और 6 सब में क्या है, एरिया वेक्टर अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल 90 है। उस बिहाफ पर φ3 0 होगा, φ4 भी 0 होगा। देख रहे हो एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल हो गया 90। यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल फिर 90, तो ये भी 0 होगा। 5 में एरिया वेक्टर इधर है, फील्ड इधर है, एंड 90 हो गया। तो 5 5 0 और 5 6 0। जब आप सबको ऐड करोगे तो टोटल फ्लक्स कितना होगा थ्रू Q, तो आप देखोगे φE अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टोटल 0 नहीं आएगा। क्या आने वाला है, देखिए ये वैल्यू है E0 a स्क्वायर φ2 की, और इसकी वैल्यू कितनी 2a a³। तो यहाँ से क्या होगा, इतना कम कर दोगे तो आएगा कितना 2e a³ माइनस E0 a³। आगे सब 0 0 ही है, 2 2 4 2 6 टर्म हो गए। तो यहाँ से आंसर आपको मिल गया E0 a³। ओके स्टूडेंट, दिस इज द आंसर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। आई होप इस तरह के क्वेश्चन अब आप आसानी से कर पाओगे और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कॉन्सेप्ट में और उसके बेस जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।